हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है? मींस आपकी जो मूवमेंट होती है, हमारी जो भी मूवमेंट हम करते हैं वो दो चीजों के कोऑर्डिनेशन से होती है, एक हमारे बोन्स और एक मसल्स। अब इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम का भी रोल होता है। और वो प्रोसेस होती कैसे है, मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स होती हैं, ताकि हम अपने ये हाथ पैरों की मूवमेंट कर पा रहे हैं, टंग की मूवमेंट कर पा रहे हैं, ये जॉ मूव कर रहा है, ये सारी मूवमेंट कैसे पॉसिबल है मसल कॉन्ट्रैक्शन से, और वो प्रोसेस किस तरह से प्रोसीड करती है, कैसे होता है, वो देखते हैं। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा बच्चों कि जो मसल्स हैं वो हमारी जो मूवमेंट करा रही है, ये हाथ पैरों की मूवमेंट, जॉ की मूवमेंट, इनके लिए स्केलेटल मसल्स रेस्पॉन्सिबल है। मसल्स तीन टाइप की होती है, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जिनको हम वॉल्यूंटरी मसल्स भी बोलते हैं, इसमें जो सबसे पहले ये स्केलेटल मसल्स, ये हमारे फोर लिम्स में, हैंड लिम्स में जो हमारा स्केलेटन है उसके साथ अटैच हुई मसल्स है, और ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती है। मीन्स आप चाहते हो अपने हाथ की मूवमेंट कराना, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से तुम काम करवाते हो इन वाली मसल्स से। जो विसरल मसल्स है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है और उनको इनवॉल्यूंटरी मसल्स बोलते हैं, बिकॉज वो हमारी मर्जी से तो काम नहीं करती ना। हम चाहे तो भाई किडनी जो है वो अपना काम करना बंद कर दे, या लीवर जो है वो उसकी मसल्स, या स्टमक की जो मसल्स है तुम भाई अपना काम करना बंद कर दो, हमारी मर्जी से तो नहीं होता, वो इनवॉल्यूंटरी होती है। और थर्ड जो होती है वो कार्डियक मसल्स है, जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट है। तो बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। उनमें उनकी पहले हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तब हमें कॉन्ट्रैक्शन समझ में आएगा। तो वहां पर दो मेन प्रोटीन होते हैं, दो मेन फिलामेंट होते हैं बच्चों, एक एक्टिन फिलामेंट और एक मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन और दूसरा मायोसिन, ये दोनों फिलामेंट हमारी स्केलेटल मसल्स को बना रहे हैं। स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर मसल बंडल होते हैं जिनको फेसिकल्स बोलते हैं, और उन बंडल के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं। उन फाइबर्स के अंदर भी स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो बाहर की जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, उसको सार्कोलेमा बोलते हैं, और जो अंदर साइटोप्लाज्म है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर होती है जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और उसमें कैल्शियम आयन रहते हैं बहुत सारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ये सारी चीजें हमें काम आने वाली है, इस स्ट्रक्चर की प्रोसेस से ये रिलेट करती है। तो एक्टिन और मायोसिन दो फिलामेंट है, ये दो प्रोटीन भी है, ये समझ लो, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। ये दोनों मेन फिलामेंट या मेन प्रोटीन है, इनको बोलते हैं लाइट। ये लाइट होती है और ये डार्क होती है। लाइट या डार्क बैंड जैसी अपीयरेंस बनाती है मसल के ऊपर। जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं उनके ऊपर लाइट बैंड जो होते हैं वो एक्टिन प्रोटीन के होते हैं, और जो डार्क बैंड होते हैं वो किसके होते हैं? मायोसिन प्रोटीन के होते हैं। तो ये वाली जो लाइट और डार्क बैंड बनते हैं, ये इन दोनों प्रोटीन की वजह से बनते हैं, और इन प्रोटीन को थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट भी बोलते हैं। ये थिन और ये थिक फिलामेंट, ये दोनों प्रोटीन्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है स्केलेटल मसल्स में। तो सबसे पहले एक्टिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो खुद एक्टिन फिलामेंट जो है बच्चों, दो फिलामेंट हेलिकली बाउंड रहते हैं, उनका बना होता है। दो फिलामेंट हेलिकली बाउंड रहते हैं, लिपटे रहते हैं, और वो बनाते हैं एक्टिन फिलामेंट। वो जो दो फिलामेंट हैं वो भी ग्लोबुलर यूनिट्स के बने होते हैं, पॉलीमर होते हैं वो भी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के। तो पहली बात तो इस पूरी को जो ये ग्लोबुलर यूनिट्स से मिलकर एक ये जो चेन बनी है, इस पूरे को बोलेंगे एफ एक्टिन। इस पूरे को क्या करेंगे? एफ एक्टिन। ये क्या है? एफ एक्टिन। ये दोनों एफ एक्टिन के फिलामेंट हैं। तो एक्टिन जो है दो फिलामेंट जो हेलिकली बाउंड है इच अदर, उनसे बना हुआ है, और जो वो दो फिलामेंट है जिनको मैं एफ एक्टिन कह रही हूँ, ये पूरा एक्टिन है, इसमें दो एफ एक्टिन से बनी हुई ये स्ट्रक्चर है। ये जो एफ एक्टिन है ये भी किसका बना हुआ है? ग्लोबुलर यूनिट्स का बना हुआ एक पॉलीमर है। इन ग्लोबुलर यूनिट्स को बोलते हैं जी एक्टिन, ग्लोबुलर प्रोटीन है ये। सो एफ एक्टिन दो फिलामेंट का बना हुआ है, जिनको एक्टिन किसका बना हुआ है? दो एफ एक्टिन का, और एफ एक्टिन किसका बना हुआ है? जी एक्टिन का। इनके साथ साथ बच्चों दो स्ट्रक्चर या दो फिलामेंट और हेलिकली बाउंड कर रहे हैं, उनको बोलते हैं क्या? एक ये दो प्रोटीन और हैं जिनको बोलेंगे ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन।
और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक प्रोटीन और प्रेजेंट है बच्चों यहाँ पर, जिनको बोलेंगे क्या, ट्रोपोनिन। यहाँ पर एक प्रोटीन और प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन। तो यहाँ ट्रोपोनिन का आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल आएगा। अभी हमने बस स्ट्रक्चर में ये 4 चीजें याद रखनी है कि एक्टिन एफ एक्टिन का बना है, एफ एक्टिन जी एक्टिन का बना है, और जी एक्टिन और उसके अलावा ट्रोपोमायोसिन इसके साथ हेलिकली बाउंड कर रही है, और ये 2 प्रोटीन और आ गई एक्स्ट्रा, जो किसके साथ जुड़ी हुई है, एक्टिन के साथ भी जुड़ी हुई है, एक ट्रोपोमायोसिन, और ऊपर बीच बीच में कुछ प्लेसेस पर क्या प्रेजेंट है, ट्रोपोनिन प्रोटीन प्रेजेंट। थिक फिलामेंट है बच्चों मायोसिन, वो भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, मींस बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स से मिलकर बनता है क्या, मायोसिन या थिक फिलामेंट। वो यूनिट जो होती है उनको बोलते हैं बच्चों मीरोमायोसिन। मायोसिन की जो यूनिट है उसको क्या बोलेंगे, मीरोमायोसिन। जो मीरोमायोसिन है वो यूनिट है, ये समझिए कि एक मीरोमायोसिन ये है और एक मीरोमायोसिन ये है जो हेलिकली बाउंड हो रखी है, और एक मायोसिन या थिक फिलामेंट बना रही है। अब इस मीरोमायोसिन जो कि मैं ऐसे एक को बनाऊं तो ऐसे बना रहे हैं, इस मीरोमायोसिन में भी 2 पार्ट है बच्चों, एक ये टेल वाला पार्ट है और एक ये हेड वाला पार्ट है विद अ शॉर्ट आर्म। हेड वाला पार्ट विद अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल पोर्शन। ये टेल वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। जो हेड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। ये भी 2 पार्ट से बना हुआ है, हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन। ये टेल वाला और हेड और आर्म दोनों को मिला के बनता है हैवी मीरोमायोसिन। तो जो ये हेड वाला पोर्शन है अपनी आर्म के साथ रेगुलर इंटरवल पे क्या होता है, एक फिक्स्ड एंगल बनाते हुए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर क्या होता है, ऐसे बेंड हुआ रहता है एंगल बनाते हुए, जिसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। इसको एंगल बनाते हुए रेगुलर इंटरवल पे जो ये स्ट्रक्चर बना रहा है, बार बार ऐसे एक एंगल पे बेंड हुआ है, इसको क्रॉस आर्म बोलते हैं। और जो ये हेड है बच्चों, ये एक एक्टिव एटीपेज एंजाइम भी है। यहाँ पर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस भी होता है, बिकॉज मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है बच्चों वो एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी से। वो एटीपी का जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो यहाँ पर होता है, और उसके लिए इसके पास हेड के पास 2 साइट है बच्चों। एक तो है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट तो वो साइट है जहां से ये किससे बाइंड होता है, एक्टिन से बाइंड होता है। आगे हम जानेंगे मायोसिन और एक्टिन आपस में बाइंड होते हैं, क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, तो वो जगह जहां पर ये एक्टिन से जुड़ेगा जाके उसको बोलेंगे एक्टिन बाइंडिंग साइट। और जो नीचे की तरफ ये है बच्चों एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। यहाँ अगर क्या होता है, एटीपी बाइंड होती है और उसका हाइड्रोलाइसिस होता है एडीपी में और फॉस्फेट में, और एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी काम में ली जाती है। यहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस है बच्चों, उसको एक्सप्लेन किया गया है किससे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया गया है थ्योरी से, जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इस थ्योरी को ये नाम क्यों दिया गया है, बिकॉज जो फिलामेंट्स हैं, थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तब मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, यानी ये प्रोसेस होती है। ये थ्योरी क्या कहती है बच्चों, कि सबसे पहले क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहां से एक मोटर न्यूरॉन के थ्रू, कैसी न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आता है। मोटर न्यूरॉन क्या लेकर आती है, सिग्नल लेके आती है जब हमें कोई स्टिमुलस मिलता है, सामने से जब हमें कोई स्टिमुलस मिलेगा उसके रेस्पॉन्स में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजेगा मसल्स को। सपोज मेरे सामने बच्चे आए और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मेरे सामने बच्चे मेरे लिए स्टिमुलस का काम करेंगे और मेरा नर्वस सिस्टम हाथों की मसल्स, जॉ की मसल्स, इनके पास न्यूरल सिग्नल भेजेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू। और जो मसल्स हैं, मसल्स, ये न्यूरॉन आई, ये क्या आई, न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन जो है वो यहां पर क्या प्रेजेंट है, ये पहुंची किसके पास, मसल फाइबर के पास। और जो मसल फाइबर है उसकी जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। और ये क्या है, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, जहां पर जो ये मोटर न्यूरॉन है, इनका ये किसके साथ मिलती है जाके, मसल फाइबर। तो ये मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर दोनों को क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट, मोटर यूनिट, या फिर मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड
सॉरी मोटर एंड प्लेट नहीं, इसको तो मोटर यूनिट ही बोलेंगे, मोटर एंड प्लेट इस जंक्शन को बोलेंगे। अच्छा, इन दोनों को क्या कहेंगे, मोटर यूनिट। और यहाँ पर न्यूरॉन आके जिस जंक्शन पर सार्कोलेमा के पास जिस जंक्शन पर आती है, इस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जंक्शन जहां पर न्यूरॉन मिल रही है आके किससे, सार्कोलेमा से, मसल फाइबर के, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ही और क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। और यहाँ आकर ये जो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है इसके एंड में, नर्व एंडिंग, ये यहाँ पर क्या रिलीज करेंगे, एक केमिकल जिसको कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, और एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन रिलीज होगा जब यहाँ इस सार्कोलेमा पर। वो क्या करेगा, वो पूरे में फैलेगा और एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करेगा। यहाँ सार्कोलेमा में क्या क्रिएट होगा, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा जो पूरे में फैलेगा मसल फाइबर में। और जो सार्कोप्लाज्म है बच्चों, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं हर सेल में, यहाँ पर मसल फाइबर में क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कैल्शियम आयन भरे पड़े हैं बहुत सारे। वो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है, वो अपने कैल्शियम आयन इस सार्कोप्लाज्म में रिलीज कर देती है। कैल्शियम आयन को कहाँ रिलीज कर देंगी, सार्कोप्लाज्म में। जब कैल्शियम आयन यहाँ सार्कोप्लाज्म में आता है, तो यहाँ पर एक्टिन और जो मायोसिन फिलामेंट है ना, एक्टिन फिलामेंट में हमने बताया था एक ट्रोपोनिन है। वो ट्रोपोनिन जो है वो बाइंडिंग साइट को, जहां मायोसिन बाइंड होता है, उसको मास्क किए हुए था, कवर किए हुए था उस जगह को, उस साइट को जहां पे मायोसिन उसके साथ बाइंड हो सकता है। तो ये कैल्शियम आयन उस ट्रोपोनिन की सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाते हैं। और जो ये एक्टिन साइट है जहां पर मायोसिन बाइंड होना है एक्टिन के साथ, उसको अनमास्क कर देता है, मतलब उस जगह को खाली कर देता है। कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन को ले जाता है, ले भाई ट्रोपोनिन तू मेरे साथ आ जा थोड़ी देर के लिए। कैल्शियम आयन लेके किसको, ट्रोपोनिन को, जिससे जो एक्टिन फिलामेंट है उसकी एक्टिव साइट जहां पर मायोसिन का हेड बाइंड होगा वो एक्सपोज हो जाती है। एक्टिन जो फिलामेंट है बच्चों, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो ट्रोपोनिन ने एक्टिव साइट को, जहां पे मायोसिन बाइंड होता था, उसको मास्क किया हुआ था, उस ट्रोपोनिन को तो कौन ले गया, कैल्शियम ले गया। तो वो साइट यहाँ पर एक्सपोज हो गई। उस साइट पर मायोसिन आता है और अपनी एक एटीपी खर्च करता है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस करता है, एनर्जी लेता है उससे, और उस एनर्जी का यूज करके मायोसिन का हेड बाइंड हो जाता है किससे, एक्टिन से, उसकी जो एक्टिव साइट है वहां पर। अब ये यहां से जब बाइंड होता है ना, तो इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। ये दोनों जब बाइंड हो जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन तो हो गया, इससे क्या करेगा, ये एक्टिन फिलामेंट्स को, जब ये यहाँ बाइंड होगा ना, एक्टिन फिलामेंट्स को क्या करेगा, पुल करेगा इनवर्ड्स, अंदर की तरफ पुल करेगा। अब आपको अगर स्ट्रक्चर याद आ रही हो तो जो जेड लाइन होती है, जेड लाइन, वो स्ट्रक्चर हम पूरी समझेंगे अभी आगे। जेड लाइन को ये पास ले आएगा, जब एक्टिन फिलामेंट क्या होंगे, एक्टिन फिलामेंट को ये मायोसिन पुल करेगा अंदर की तरफ, तो दोनों जेड लाइन पास आ जाएंगे और सार्कोमियर छोटा हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, यही सारी प्रोसेस रिवर्स होगी बच्चों। रिवर्स होने में क्या होगा, फिर से एक एटीपी खर्च होगी और मायोसिन का हेड जो है वो अलग हो जाएगा किससे, एक्टिन से, और ये आ जाएगी रिलैक्स्ड स्टेट में। वापस कैल्शियम आयन किसको कहाँ पहुंच जाएंगे, ट्रोपोनिन, कैल्शियम आयन अलग हो जाएंगे ट्रोपोनिन से, और ट्रोपोनिन उसी एक्टिन की साइड पे आ जाएगी। जब तक स्टिमुलस मिलता रहेगा ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहेगा। जैसे ही स्टिमुलस मिलना बंद हो जाएगा तो मसल जो है अपनी नॉर्मल स्टेट में दोबारा आ जाएगी। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और क्रॉस ब्रिज टूटना, ब्रोकन हो जाएगा किस कंडीशन में, पहले क्रॉस ब्रिज बना एटीपी हाइड्रोलाइसिस करके, और बाद में ये मायोसिन जो है यहाँ से हट जाता है, एक्टिन से अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज का टूटना। और ये जब तक मसल काम करती रहती है ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन एंड ब्रेक। एक बार हम ये चीज और क्लियर करेंगे बच्चों, ये हमारी जेड लाइन क्या होती है, या एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। ये हमारे एक्टिन फिलामेंट है, मींस थिन फिलामेंट, और ये हमारे यहाँ सेंटर में बीच में क्या है, मायोसिन है, मींस थिक फिलामेंट। इस तरह से एक्टिन और मायोसिन अरेंज होते हैं। और
एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट, एक एक्टिन और एक मायोसिन से जो यूनिट बनती है उस यूनिट को बोलते हैं सार्कोमियर। ये एक्टिन फिलामेंट्स है, ये मायोसिन है, और ये पूरी जो यूनिट है इसको बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर ये यूनिट किस किस के बीच होती है? जेड लाइन के बीच। ये एक्टिन फिलामेंट्स दो साइड से जिस एक इलास्टिक लाइन से या इलास्टिक मेम्ब्रेन से अटैच है, जिस इलास्टिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हम देखेंगे ये मूव भी कर सकती है या अंदर की तरफ पुल होगी, अंदर की तरफ जाएगी, तो दो एक इलास्टिक लाइन से दोनों तरफ से एक्टिन फिलामेंट जिस लाइन पर अटैच है उसको जेड लाइन बोलते हैं। ये एक जेड लाइन होगी, ये एक जेड लाइन, और दो सक्सेसिव जेड लाइंस के बीच का जो स्पेस है पूरा वो एक यूनिट है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, जिसको बोलते हैं सार्कोमियर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्या है? एक्टिन फिलामेंट, और ये क्या है? मायोसिन फिलामेंट। जहां पर केवल एक्टिन फिलामेंट है उसको बोलते हैं केवल एक्टिन फिलामेंट। यहां तक का जो जोन है जहां केवल एक्टिन है उसको बोलते हैं हम आई बैंड। आई बैंड मीन्स आइसोट्रोपिक बैंड। और जिस जोन में, जिस एरिया में मायोसिन यानी कि थिक फिलामेंट भी है और एक्टिन भी फिलामेंट भी है, थिन फिलामेंट और थिक दोनों है, उसको बोलते हैं ए बैंड। ए बैंड मीन्स एनिसोट्रोपिक बैंड। ये एनिसोट्रोपिक, ये आइसोट्रोपिक, ये आई बैंड और ये ए बैंड। और जो आई बैंड या जो ए बैंड है, ए बैंड के बीच से एक लाइन जाती है बिल्कुल सेंटर से, उसको बोलते हैं एम लाइन। अब कुछ जोन ऐसा भी है बच्चों जिसमें केवल थिक फिलामेंट है, जिसमें यहां सिर्फ क्या है? थिक वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं एच जोन। इसको क्या कहते हैं? एच जोन। जहां केवल मायोसिन है, थिक फिलामेंट है, उसको एच जोन। जहां केवल एक्टिन है उसको आई बैंड, और जहां एक्टिन मायोसिन दोनों है उस पूरे को क्या? ए बैंड। अब होता क्या है बच्चों, जब यहाँ मायोसिन का हेड क्या होता है? एक्टिन से बाइंड होता है, तो ये थिन फिलामेंट को पुल करता है अंदर की तरफ। और कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन में क्या होता है? ये थिन फिलामेंट इस एच जोन में और अंदर की तरफ चले जाते हैं। क्या होगा? ये जेड लाइन है और यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट ऐसे थे, तो अब वो क्या होंगे? मायोसिन में, मायोसिन फिलामेंट अपनी उसी जगह पर है, ये हेड यहाँ आया और एक्टिन अंदर की तरफ चले। सो यहाँ पर ये एक्टिन फिलामेंट जब अंदर की तरफ जाएंगे तो उससे क्या होगा? जो ए बैंड है बच्चों, ए बैंड तो ऐसा ही रहेगा, बट ये थिन फिलामेंट अंदर की तरफ चलेगा, इधर भी थिन फिलामेंट अंदर की तरफ, तो आई बैंड शॉर्ट हो जाते हैं और ए बैंड की जो लेंथ है वो सेम रहती है। ए बैंड की लेंथ सेम रहेगी, आई बैंड क्या होंगे? शॉर्ट हो जाएंगे। और ये कंडीशन क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन वाली। रिलैक्सेशन में क्या होगा? ये वापस फिर अपनी उसी पोजीशन में चले जाएंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग क्या होगा? जो जेड लाइन है वो कम क्लोजर टू ईच अदर, सार्कोमियर जो है वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, और एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो ए बैंड के सेंटर की तरफ पुल होंगे। एक्टिन फिलामेंट्स पुल टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। यहां पर क्या था हमारा? मायोसिन था, तो कॉन्ट्रैक्शन वाली रिलैक्स स्टेट में क्या होता है? ये एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो बाहर की तरफ रहेंगे और ए बैंड में कम एंटर करेंगे। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? ए बैंड का जो सेंटर है, एम लाइन हम जिसको बोल रहे थे, ये उसकी तरफ और ज्यादा पुल हो जाएंगे। किसकी वजह से? बिकॉज मायोसिन हेड इनसे यहाँ बाइंड होता है, तो ये इनको अंदर की तरफ पुल करता है। सो कॉन्ट्रैक्शन में ऐसा होगा, और रिलैक्स्ड स्टेट में फिर क्या होगा? वो जो मायोसिन है वो एडीपी और फॉस्फेट को रिलीज कर देगा और वापस रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। और जब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, जब तक कि कैल्शियम आयन वापस कहाँ नहीं चले जाते? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं चले जाते। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन जाएंगे तो ट्रोपोनिन जो है वो दोबारा जाके एक्टिन की, जहां मायोसिन बाइंड होता था एक्टिव बाइंडिंग साइट, वहां पर बाइंड हो जाएगा। ट्रोपोनिन दोबारा मास्क बना लेगा एक्टिन के ऊपर, और मायोसिन वहां से क्या हो जाएगी? हट जाएगी। मायोसिन फिर वहां बाइंड नहीं हो पाएगी एक्टिन के ऊपर। डिफरेंट मसल फाइबर्स का जो ये रिएक्शन टाइम होता है वो डिफरेंट होता है, और मसल्स जो है वो क्या करती है? अनएरोबिक ब्रेक डाउन भी करेंगी। अगर मसल की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ग्लाइकोजन जो हमारे पास प्रेजेंट है उसका अनएरोबिक ब्रेक डाउन होने लगता है, और अनएरोबिक ब्रेक डाउन होने से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे मसल क्रैम्प होता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कब होगा? जब रिपीटेड कंटिन्यूअस स्टिमुलस मिलेगा किसी मसल को, तो वो क्या करती है? अनएरोबिक ब्रेक डाउन करती है ग्लाइकोजन का, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है, मसल क्रैम्प करता है और फैटीग फील होती है। अब मसल्स के पास बच्चों एक पिगमेंट होता है
रेड कलर का, जैसे हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, ऐसे मसल में एक रेड पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन स्टोर करता है, ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, जो ये मायोग्लोबिन है ये कुछ मसल फाइबर्स में इसकी अमाउंट ज्यादा होती है और कुछ में कम। उसी बेसिस पर दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक रेड फाइबर और एक व्हाइट फाइबर। रेड फाइबर किसको बोलेंगे? ऐसे मसल फाइबर जिनके पास मायोग्लोबिन जो है वो हाई अमाउंट में है। जिनके पास मायोग्लोबिन ज्यादा होता है उनका अपीयरेंस कैसा होता है? इस पिगमेंट की वजह से रेडिश हो जाता है, जिसकी वजह से वो रेड होते हैं, रेड फाइबर बोलते हैं उनको। इनकी एक खास बात और बच्चों, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी हाई नंबर में होते हैं, सो दैट ये ज्यादा ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सके और ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन कर सके। तो इनके पास हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये मैक्सिमम इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकते हैं। जो व्हाइट फाइबर्स है इनके पास मायोग्लोबिन कम है, इसलिए ये पेल या व्हाइटिश कलर की अपीयरेंस होती है इनकी। इनके पास मायोग्लोबिन तो कम होता ही है, साथ ही साथ इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया का भी नंबर क्या होता है? कम होता है। ये क्या करते हैं? अनएरोबिक ब्रेकडाउन पे ज्यादा डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जी के लिए। और एक चीज और याद रखेंगे, इनके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर हाई होता है। इनके पास क्या ज्यादा है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा नंबर में है और माइटोकॉन्ड्रिया कम है, जिसकी वजह से इनके पास मायोग्लोबिन भी क्या है? कम है। तो ये व्हाइट फाइबर्स और रेड फाइबर्स की बात हुई। सो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।